नाज़रीन, क्या पाकिस्तान इस्लामी रियासत बनने के करीब है? इस्लाम किस मसलक का होगा? इस पर क्या फैसला हो गया है? पीटीआई क्या असल में जमात इस्लामी तो नहीं? नाजरीन, इनर न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान जब से मारज़ वजूद में आया है, हम आज तक यही तय नहीं कर पाए कि इस मुल्क में कौन सा तर्ज हुकूमत ज़्यादा बेहतर होगा। कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे? ये सवाल तो उस वक्त ही ख़त्म हो गया था जब 1949 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान ने आइन साज असम्बली से करारदाद मकासिद पास करवाई थी, जिसके मुताबिक तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह की है और पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुनाफी नहीं होगा। करारदाद मकासद में ऐलान किया गया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आइन यूरोपियन तर्ज पर नहीं बल्कि इस्लाम के नज़रिए और जमहूरी तर्ज पर बनाया जाएगा। करारदाद मकासद को पूरी तरह से आर्टिकल 2A के तहत जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 8वीं तरमीम के जरिए 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था। नाज़रीन, अब मुझे नहीं मालूम कि 1949 में इस करारदाद को पास करवाने वाले वाकई इसको अमली शक्ल में नाफिज करने में कितने संजीदा थे, या ये एक सियासी खेल खेला गया था। क्योंकि उस वक्त की बड़ी मजहबी जमातें, जिनमें मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी पेश थी, उस असम्बली को तुड़वाने के दरपे थी। इस करारदाद की मंजूरी के बाद मौलाना मौदूदी के मुताबिक ये करारदाद एक ऐसी बारिश की मानिंद थी जिससे पहले ना बादल जमा हुए और ना ही इसके बाद कोई सब्जा पैदा हुआ। नाजरीन, हम ये भी देखते आए हैं कि पाकिस्तान में हर हुक्मरान ने इस्लाम को एक नारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस्लाम और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतखाबी नारे के तौर पर हमेशा सुनाई दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि भुट्टो साहब जैसे सियासतदान को भी सोशलिज्म के साथ इस्लाम हमारा दीन है का नारा लगाना पड़ा। पाकिस्तान में शुरू में हुकूमतें बहुत तेजी से तब्दील होती रहीं, यहाँ तक कि एक वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कहा कि मैं इतनी जल्दी पाजामे नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं। उस वक्त इस तंज को हमारी फौज में बहुत ज्यादा संजीदगी से लिया गया और जनरल अयूब खान ने पंडित जी को गलत साबित करने का बेड़ा उठाया और फिर वो जब तक हुकूमत से नहीं उतरे, जब तक अवाम ने सड़कों पर आकर उन्हें घर नहीं भेज दिया। लेकिन उन्होंने भी हुकूमत अवाम के हवाले करने की बजाय अपने ही पेटी भाई जनरल याहिया खान के सुपुर्द कर दी और उन्होंने जनरल अयूब खान के मुंह बोले बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिया। लेकिन फिर एक मर्द मोमिन, मर्द हक के नाम से जनरल ज़ियाउल हक मैदान अमल में उतरे। उन्होंने इस्लाम के साथ साथ तमाम मजहबी जमातों को भी साथ मिलाया और उन्होंने फिर तवील तरीन हुकूमत का रिकॉर्ड अपने नाम किया जो पहले उन्हीं के पेटी भाई जनरल अयूब खान साहब के पास था। वो तो जनरल ज़ियाउल हक से एक टेक्निकल गलती हो गई कि वो एक बार जज्बात की रो में ऐसे बहके कि मियाँ नवाज शरीफ को अपनी उम्र के लग जाने की दुआ दे बैठे। अब शायद वो कोई दुआ की कबूलियत की घड़ी थी या मियाँ साहब के अच्छे नसीब के कुछ अरसा बाद ही जनरल ज़ियाउल हक का जहाज भावलपुर से इस्लामाबाद वापसी पर क्रैश हो गया और जनरल ज़ियाउल हक की जमी जमाई सियासी दुकान उनके असल वारिसों के कब्जे में जाती। मियाँ नवाज शरीफ ने उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से हथिया लिया और देखें वो बेचारा एजाज उल हक इधर उधर धक्के खाता फिरता है। और ये बात मैं पहले भी लिख चुका हूं कि हाकिम अली जरदारी को जनरल ज़ियाउल हक ने खास तौर पर अपने पास बुलवा कर यह मशवरा दिया था या ये कहने के हुक्म दिया था कि वो अपने बेटे आसिफ अली जरदारी की
शादी बेनजीर भुट्टो से करे। जनरल ज़िया उल हक की दाद देनी पड़ती है कि इस बंदे ने भुट्टो साहब जैसे जीरक सियासतदान को भी अपनी चिकनी चौपड़ी बातों से ऐसा राम किया था कि भुट्टो साहब ने भी बहुत से सीनियर जर्नैलों को नज़रअंदाज करते हुए जनरल ज़िया उल हक को आर्मी चीफ बना दिया। ये मैं सिर्फ अपने तज्ज़िये की बुनियाद पर एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज फौज और फौज की आला क़यादत को बेतौकीर करते रहे हैं, इसके बावजूद उनको इतनी ढील मिलना यही जाहिर करता है कि ये अपने ही हैं। खास तौर पर डॉन लीग्स पर फौज ने जिस तरह मिट्टी डाली, हालांकि उस पर फौज के अंदर से बहुत सख्त रद्द अमल सामने आ रहा था। और यही बात आसिफ अली जरदारी पर भी सादिक आती है कि वो बेशक ईंट से ईंट बजाने की बात करें, फिर भी उनकी कोई पकड़ नहीं होती। और अब खुद बकौल आसिफ अली जरदारी के उनसे मशवरे मांगे जा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कौन सा निज़ाम लाया जाए। कहने वाले तो इमरान खान साहब को भी उन्हीं का सिलेक्ट किया हुआ कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि दुरुस्त ही कहते होंगे, क्योंकि ये इख्तियार तो उन्हीं के पास रहा है। तो नाज़रीन, बात असल में शुरू हुई थी कि मुल्क में कौन सा निज़ाम हुकूमत होगा। तो अब तक जितनी हुकूमतें जनरल अयूब खान साहब समेत आई हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से ही आई लगती हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या सोच पाई जा रही है, उसके कुछ इशारे तो मरहूम जनरल हमीद गुल अक्सर अपने इंटरव्यूज में देते रहे हैं, जिसमें वो हमेशा करारदाद मकासद का हवाला भी ज़रूर देते थे, और उसके साथ सदारती निज़ाम तर्ज हुकूमत उनके मुताबिक पाकिस्तान के लिए मौजू तरीन था। वोट को वो खिलाफत के ज़माने की बैत से तशबीह देते थे। जो ग्रुन नॉर्म है करारदाद मकासद, which says that sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and it says that there is a primacy of Quran and Sunnah। अब वो सारा जो इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है जो करारदाद मकासद जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया, इट्स ओनली आर्टिकल 2A which can bring the change। क्योंकि आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, जो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी में और इस्लामिक डेमोक्रेसी में फर्क क्या है? फर्क यह है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेसीज और या वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, बिकॉज बाइबल इज नॉट ए बुक ऑफ लॉ, इसलिए वहां पे आफाकी कानून कोई नहीं है। जो भी करारदाद मकासद से हट के बात करेगा तो वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के दायरे में खेलना चाहता है, और ये प्रीएम्प्टिव है। दिस इज प्रीएम्प्टिव बिकॉज दे नो के इस्लाम आ रहा है। इस्लाम इज द ओनली डोमिनेंट नोशन ऑफ द एज, इसने आके रहना है। उनका ये कहना कि ये मौजूदा सिस्टम फ्लॉप हो चुका है और इस सिस्टम को जितनी जल्दी लपेट दिया जाएगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अभी यूथ जो है वो इतना डिसइल्यूजन होगा कि कुछ लीडर्स ने उनको बहुत ऊंचा उनको होप दिला दी। अब वो जो होप गिरेगी तो फिर होप का डैश होना जमीन पे ऐसे ही है जैसे खिलाफत मूवमेंट के बाद फिर आइडिया ऑफ पाकिस्तान ने बर्थ लिया। तो अब एक नए आइडिया ने बर्थ लेना है इसमें से, यानी बताते खुद आइडिया ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा आइडिया है, इट्स ए वेरी डोमिनेंट आइडिया, लेकिन वो खिलाफत के डिमोलिश होने के बाद अब जो है ये इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम के कलैप्स के बाद और पॉलिटिकल लीडरशिप के मायूस करने के बाद, क्योंकि इसमें तो हर चीज के दर खाने नमक रफ्त नमक शुद्ध, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने, प्लीज सेट दिस, वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने हमें कॉलोनाइजेशन दी, स्लेव ट्रेडिंग दी, वेस्टर्न हमारे खून आशाम जंगें दी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने हमें लूटा। अपने आप को अगर आपने सदर चुनना है, यानी जो कि आप खलीफा समझ लें कि बैलेट और बैत आज एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन आज आप किसी को महरूम नहीं कर सकते बैत से। पहले तो बैत जी वो कबाइल के आ जाते थे, बैत कर लेते थे। आज आपको एक अल्लाह ने तरीका दिया है कि आप बैत कर सकते हैं सिर्फ अपना अंगूठा लगा के इंटरनेट के ऊपर बायोमेट्रिक से। नो दिस इज बैत। तो बैलेट और बैत जो है उसमें आज फर्क नहीं है। तो बाबा ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के नाम के ऊपर एक फ्रॉड है। जमहूरियत एक एलबाई है, यानी एक जवाब है उनका, ताकि अपने मकासद को ये हासिल कर सके जो जाती मकासद हैं या ग्रोही मकासद हैं, जाती और ग्रोही। मैं इन दोनों को रिजेक्ट करता हूं, कुरान दोनों को रिजेक्ट करता है, ग्रोही मकासद भी नहीं, जाती मकासद भी नहीं। अगर कौमी अब पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है कौम में,
میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اینالائز کیا تھا 1997 کے الیکشن میں، اور میں نے دیکھا کہ جو 2/3 میجورٹی لے کے پارٹی نواز شریف صاحب اس وقت آئے تھے، 16.5% آف دا نیشن ہیڈ پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ اینڈ ہی گاٹ 2/3 میجورٹی. میں نے اس کو خود ہے نا ابھی فگر نکال کے آپ دیکھ لیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم اور ہے اور نظام اور ہے. تبدیلی تو کسی کو نہ کسی کو پریسپیٹیٹ ایکشن، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیسائسو پریسپیٹیٹ ایکشن لینا پڑے گا اس ملک کی خاطر. This system in Pakistan cannot coexist anymore. If you ask me, I will give a definite value judgment on this. Although it's always risky to give a value judgment, but I am taking the risk کہ میں اس کے اوپر ایک value judgment دوں کہ Pakistan and this system cannot coexist. But Pakistan must exist. Pakistan has to exist, and we will exist. Therefore, anything that comes in the way must be knocked down. اور میں اور آپ سب یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یہ سب باتیں ہوا میں نہیں بلکہ کسی ٹھوس بنیاد کے طور پر ہی کہتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو خود اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت طاقتور ستون رہے تھے جو ہمارے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے آئے ہیں. خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی بلدیاتی الیکشنز میں ناقابل یقین فتح، پنجاب میں تحریک لبیک کو سیاسی عمل کا حصہ بنانا، تمام مقدمات کی واپسی، دوسری طرف ٹی ٹی پی سے بھی یک طرفہ مذاکرات کی کوششیں، اور اگر آپ پی ٹی آئی کی بھی اصل تنظیم پر نظر دوڑائیں تو اس میں جماعت اسلامی کے سابقہ ارکان کی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی. ہمارے صدر صاحب جناب عارف علوی بھی کبھی جماعت اسلامی کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور جو لوگ جماعت اسلامی کے بارے میں تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں وہ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ جماعت اسلامی ایک مذہبی یا سیاسی جماعت ہی نہیں بلکہ یہ ایک مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا عقیدہ ہے. اس کے سابقہ ارکان جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ سب جانتے ہیں کہ اس کے کہنے پر تبدیل کیا ہوگا، لیکن ان کا اصل قبلہ تو جماعت اسلامی ہی تھا جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اور جماعت اسلامی تو مشرقی پاکستان اور افغانستان کے جہاد میں مکمل پارٹنر بھی رہی ہے. تو پاکستانیوں آپ کو مبارک ہو، ملک بہت تیزی سے ایک اسلامی ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے. اسلام کے نظام کے نفاذ پر 1949 کی قرارداد مقاصد کے بعد سے یہی ڈیبیٹ چلتی رہی کہ اسلام تو ہو لیکن کس مسلک کا. تو لگتا ہے اس کا حل بھی مل چکا ہے کہ ریاست کا مسلک دیوبندی ہو یا حنفی یا بریلوی، کیونکہ اب ہمارے بریلوی بھائیوں نے بھی دیکھ لیا اور جان لیا ہے کہ صرف درود و سلام سے اسلام آباد نہیں پہنچا جا سکتا. اس کے لیے گردنیں کاٹنا پڑتی ہیں، لاشوں کو جلانا پڑتا ہے، جیسے ہم پچھلی تاریخوں میں دیکھتے آئے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہم نے جو سعودی عرب سے وہابی اسلام 80 کی دہائی میں درآمد کیا تھا، سعودی عرب والے تو خود 100 سال بعد اس نظام کو خیر باد کہہ چکے، اور ہم آہستہ آہستہ اسی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے دو صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا ملتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ کے پی اور بلوچستان میں دیوبندی، پنجاب میں بریلوی اور کراچی میں مسلک جماعت اسلامی، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر. اور آپ پوچھیں گے کہ سندھ کہاں گیا؟ تو جناب وہاں پر ہم نے ہندوستان سے ایک مارکا خیز جنگ لڑنی ہے. اللہ نہ کرے وہ جنگ 1971 جیسی ہو جس میں ہم نے مشرقی پاکستان گوا دیا تھا. تو دیکھتے رہیں انر نیوز اینڈ ویوز، کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے.